दोस्तों कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एचआर कंपनी का एक सेटो बॉक्स रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है और ये एचआर कंपनी का न्यू वर्जन वाला सेटो बॉक्स है। जब ये डेड हो जाता है तो इसमें किसकी जगह से फॉल्ट आ सकता है, उसको रिपेयर कैसे किया जाएगा, आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट बता दूंगा। इस वीडियो को देखिए और सीखिए। इस सेटो बॉक्स मैंने सभी स्क्रू वगैरह खोले हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम इस पावर के बटन को बाहर को खींचेंगे और इस बटन को पहले निकालेंगे। तो फाइनली ये बटन हमारा निकल चुका है। अब यहाँ पर सेटो बॉक्स को इस तरीके से खोला जाएगा। अब इस सभी लॉक वगैरह इसमें लगे हुए हैं, थोड़ा सा हमने ध्यान से इसको खोलना रहेगा। तो ये रहा सेटो बॉक्स का कार्ड और सप्लाई। अपने एचआर में बहुत अलग अलग टाइप के सेटो बॉक्स दिखे होंगे। ज़्यादातर एचआर कंपनी के जो भी सेटो बॉक्स आते हैं उनमें जो कार्ड होता है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कार्ड होता है, इस तरीके से लगाया गया सप्लाई में रहता है। और ये इसका सप्लाई सेक्शन है, इसी में आपको डिस्प्ले वगैरह का पूरा मिल जाएगा। कुछ इसमें बड़े कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, कुछ इसमें असेंबली यानी कि छोटे कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि हाँ भाई हमारी सप्लाई आ रही कि नहीं, यानी कि इसमें जो AC वोल्ट है वो मिल रही कि नहीं। मल्टीमीटर को हम सबसे पहले 700 वोल्ट AC में रखते हैं और यहाँ पर जो वायर्स दिख रही हैं इनमें हम वोल्टेज चेक करेंगे। बटन को हमने ऑन करा है, ये सामने इसकी डिस्प्ले। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसमें प्रॉपर ही वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि 197 वोल्ट इसमें वायर में आ रही। ये कंफर्म हो गया कि इसकी वायर बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी वहीं से होती है। काफ़ी बार स्विच का भी इश्यू रहता है तो यहाँ से चेक हो जाता है। तो यहाँ पर चेक कर लो, वोल्टेज मिल रही है तो स्विच और वायर बिल्कुल सही है, ये मान के चलो। चलिए प्लग निकाल लेता हूँ और इस पूरे सेक्शन को बाहर निकालते हैं। ये इसमें कार्ड और सप्लाई दोनों अटैच रहती हैं। आप में से कितने लोगों ने एचआर कंपनी के सेटो बॉक्स रिपेयर करे हैं वो बताना जरूर। इसमें एक ही चीज़ मुझे कमी लगती है एचआर कंपनी के सेटो बॉक्स में, जो इसकी IC होती है ना, जो उसकी SMPS पे IC लगती है वो आसानी से मिल नहीं पाती है और किसी और मैचिंग की IC इसमें लगती नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है। बाकी ठीक है, जितना कम हो सके उतना कम इसमें डाला गया है मटेरियल। तो फाइनली ये बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इसके रिपेयरिंग सेक्शन पे चलेंगे। समझाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग इसको पहली बार अगर रिपेयर कर रहे हो तो समझना भी काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ये इस तरीके से ये इसका डिस्प्ले और ये बटन पैनल है, ये IR पैनल है, IR सेक्शन है। मैं थोड़ा सा फोकस करके दिखाना चाहूँगा। ये इसका डिस्प्ले है, ये इसके बटन्स हैं। बटन में लिखा हुआ है मेनू ओके, CH+, CH-, वॉल्यूम +- ये सब लिखा हुआ है। ये IR है, ये इसका जो सिग्नल की इंडिकेटर होता है वो ये है। ठीक है, जब भी इनमें से कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी इस IC पे हमारा काम होता है। ठीक है, और जो हमारा कार्ड सेक्शन है वो ये यहाँ पर कार्ड लगाया गया है। इसी में आपका प्रोसेसर है, रैम है और ये इसका EEPROM है। ठीक है, जो ये कार्ड सेक्शन है। बाकी इसमें ये सप्लाई सेक्शन है। सप्लाई सेक्शन को अलग इन्होंने डिवाइड करा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सप्लाई सेक्शन इनका ये वाला है, यानी कि ये जो है ये मेन 220 वोल्ट वाला सेक्शन है और ये IC वाला सेक्शन है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे। ये इसका फ्यूज है, फ्यूज इसमें रजिस्टर के बेस पे लगाया गया है, तो ठीक है। चलिए अब मैंने इसको पावर दे दिया है और इसमें प्रॉपर्ली हम टेस्टिंग करेंगे। तो ये जो तार हमारी माफ़ कीजिए, ये जो वायर हमारी कनेक्ट है वो इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है। इसके बाद ये हमारा रेक्टिफायर है, यानी कि जो हर सर्किट में होता है AC को DC करने के लिए ब्रिज डायोड जिसे बोलते हैं। किसी में आपको 4 डायोड्स मिल जाएंगी, किसी में आपको अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर देखने के लिए मिलेंगे। इसमें SMD रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर हमारे इन दोनों पॉइंट्स में हमारी AC जाएगी और इन दोनों पॉइंट से DC निकल के इस मेन कैपेसिटर पे जाती हैं। तो मेन कैपेसिटर पे हमने वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज चेक होगा अब यहाँ पर DC में 1000 वोल्ट पे रख लिया मल्टीमीटर को और DC में चेक होगा क्योंकि यहाँ पर DC हमारे को मिलता है। प्रूफ पलट दूंगा अगर नेगेटिव में दिखा रहा है तो यहाँ पर देखिए DC वोल्ट मिल रहा है प्रॉपरली। देखिए 286-87 वोल्ट, ये बिल्कुल सही है। अगर हम AC चेक करेंगे तो AC यहाँ पर हमने ब्रिज डायोड के पहले पॉइंट में चेक करना पड़ेगा। ये देखिए AC मिल रहा है 205 वोल्ट AC मिल रहा है और DC मिल रहा है लगभग 86-87 वोल्ट एक्स्ट्रा। ये इसलिए मिलता है AC से ज़्यादा DC इसलिए मिलता है कैपेसिटर पे, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज को स्टोर होती है, इसलिए वो ज़्यादा मल्टीमीटर पे दिखाता है। तो यहाँ पर यहाँ तक की वोल्टेज हमारी सही है। अब यहाँ पर देखने पर तो वैसे कोई भी कंपोनेंट ना तो मुझे डैमेज लग रहा है, ना तो यहाँ पर जला हुआ लग रहा है।
आपके केस में जो भी होगा चेक कर लेना सही तरीके से। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर के जस्ट इधर, यानी कि सेकेंडरी सेक्शन पे। ये रहा सेकेंडरी सेक्शन। देखिए शायद अब आपको मल्टीमीटर और सप्लाई दोनों दिख रहे होंगे। तो ये रहा ट्रांसफार्मर के बाद वाला सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन होता है। सेकेंडरी सेक्शन में आपको 3-4 डायोड्स मिल जाएंगी। जैसे अगर हम बड़ी सप्लाई की बात करें, एक सेकंड आपको मैं पूरा डेमो के साथ में काम करूंगा, बड़ी सप्लाई दिखाऊं तो अगर ये बड़ी सप्लाई देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के ये मेन हमारा प्राइमरी सेक्शन है और ये ट्रांसफार्मर ये सेकेंडरी सेक्शन। तो ट्रांसफार्मर के बाद इसमें भी हमारे को डायोड देखने के लिए मिलती हैं और इसमें भी हमें डायोड देखने के लिए मिलती हैं। ये सभी में होता है, ये आपको टीवी में भी होता है, ये सभी में होता है। सभी सर्किटों में ऐसे सेकेंडरी सेक्शन होता है और सभी में डायोड होती हैं। ये जो डायोड है यहाँ पर सभी वोल्टेज के लिए लगती हैं, क्योंकि ये जो हमारा सप्लाई, ये जो हमारा कार्ड होता है, किसी को 3.3 वोल्ट चाहिए होता है, किसी सेक्शन को 12 वोल्ट चाहिए होता है, किसी सेक्शन को 22 वोल्ट चाहिए होता है। तो सभी सेक्शन को अलग अलग वोल्टेज बनाने के लिए यहाँ पर अलग अलग डायोड्स लगी हुई है। तो डायोड पे हमने वोल्टेज चेक करनी है, या तो आप डायोड पे वोल्टेज चेक कीजिए, या तो आप यहाँ पर जो कैपेसिटर्स लगे हैं सेकेंडरी सेक्शन में इन पे वोल्टेज चेक कीजिए। अगर डायोड पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो एक बात का आप ध्यान रखिए। देखिए इस मल्टीमीटर को हम सबसे पहले DC 200 पे रख लेंगे, क्योंकि वैसे 20 पे भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर 24 वोल्ट मिलने वाली होगी तो 20 पे मत रखिएगा, 200 पे रखिएगा। तो 20 पे अभी रख लेते हैं फिलहाल, क्योंकि 3 वोल्ट और 12 वोल्ट भी हमने चेक करना रहेगा। तो यहाँ पर ये ब्लैक प्रोब हमारी यहाँ पर रहेगी। जब आप सेकेंडरी में टेस्टिंग कर रहे हो तो ब्लैक प्रोब को आप हमेशा यहाँ पर रखिएगा। ये इसको हम नेगेटिव या ग्राउंड का पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद हम हर डायोड के नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। इसमें देखते हैं कोई भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा, यहाँ पर देख लेते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमें कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है डायोड के नेक्स्ट, यानी कि सेकेंडरी सेक्शन में। फिर भी हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, नहीं, कोई भी वोल्टेज में नहीं मिल रहा है। अब भाई फॉल्ट है तो कहाँ से है, इसको हम फाइंड करते हैं। तो सेटअप बॉक्स को मैंने ऑफ कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक बार कार्ड को भी चेक करेंगे, क्या हमारी कार्ड सही कंडीशन में है। उसके बाद हम सप्लाई पे काम करेंगे। कार्ड को चेक करने के लिए आपको नॉर्मली 3.3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपनी पावर सप्लाई पे 3.3 वोल्ट सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पावर सप्लाई पे हमने वोल्टेज सेट कर ली है। 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक के बीच में आप इसमें वोल्टेज सेट कर सकते हैं। पहले आपको दिखा देता हूँ इसमें वोल्टेज कितनी आ रही है। 4.7 लगभग कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 वोल्ट तक ये ले लेता है। तो जब हमने वोल्टेज सेट कर ली है तो इसको हम लगाएं कहाँ पर, आखिर कार्ड चेक कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो एक यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे समझा दूंगा, आप लोग बेसिक तौर पे यहाँ पर समझ जाओगे। तो यानी कि ये थ्योरी अगर समझ जाओगे तो आप आसानी से किसी भी कार्ड को चेक कर सकते हो। तो सप्लाई का तो हमें लग गया कि हाँ सप्लाई में कहीं ना कहीं से फॉल्ट है, तो हमारे तभी तो इस सेक्शन पे कोई भी वोल्टेज वगैरह नहीं मिल रही है। उसको तो हम बाद में देखेंगे, कार्ड को चेक करना भी ज़रूरी होता है। अगर कार्ड ही ख़राब रहेगा तो सप्लाई आप भले बना लोगे, फिर कार्ड की जरूरत फिर आपको पड़ेगी। इसलिए कार्ड पहले चेक कर लो, ये मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर इतने डायोड्स दिख रहे हैं, तो जो भी डायोड यहाँ पर जो भी डायोड हमारा ये कार्ड के इससे जुड़ा हुआ है, इस रेगुलेटर से जुड़ा है, उसको आप ट्रैक करो। ये रेगुलेटर इसमें लगा हुआ है 11-17 3.3 वोल्ट का। एक सेकंड सही से इसको देख लेता हूँ। लगभग 3 वोल्ट का ही इसमें रहता है, 3.3 का ही रहता है। फिर भी इसमें साफ नंबर नहीं आ रहा है, अभी चेक कर लेंगे बाकी। तो इस जो रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेटर पे हमने डायरेक्ट रेगुलेटर पे कौन सा यहाँ पर डायोड कनेक्टेड है वो हमने देखना है। तो रेगुलेटर से पहले भी इन्होंने एक डायोड लगा के रखा हुआ है, तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये देखिए इस डायोड के एक पॉइंट डायोड का इस रेगुलेटर से लगा हुआ है, एक पॉइंट ये देखिए, एक पॉइंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से वोल्टेज आ रही है, तो उस पॉइंट पे लगा लेंगे। यानी कि इसके कैथोड पॉइंट पे हम इसको लगा लेंगे और कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है यहाँ से। अभी इसमें कोई भी सप्लाई नहीं दी है, सिर्फ हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये इसमें किस डायोड से वोल्टेज इसमें मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इस डायोड से हमें इधर तक वोल्टेज मिल रही है। तो वैसे भी हमने ट्रैक भी चेक कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक भी सही है और इस डायोड से यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है। तो इसी डायोड पर हमने वोल्टेज देनी रहेगी। तो चलिए देते हैं। ये जो हमारा सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये हमारी बॉडी पे अटैच होता है और ये रहेगा इस डायोड पे अटैच।
और ये रही सामने डिस्प्ले, देखिए इस डायोड पे अटैच रहेगा, और ये रही सामने डिस्प्ले। ओ देखिए ऑन हो गया, वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑन हो गया, और यहाँ पर चौथा नंबर का चैनल सेट है ऑलरेडी। एक सेकंड, मैं इसको पहले इस तरीके से पिन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, चलिए ऑन तो हो गया, ये कंफर्म हो गया कि भाई हमारा ये कार्ड बिल्कुल सही कंडीशन में है। देख लीजिए, चलिए कार्ड सही है, इसका हमें पता चल गया। अब यहाँ पर सप्लाई से हमारी वोल्टेज क्यों नहीं बन रही ये हम देखेंगे। अगर आईसी से रिलेटेड कोई इश्यू रहेगा तो भाई आईसी तो मिलती नहीं है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपने इसमें करना क्या रहेगा, ठीक है। अगर आप फिर भी चलाना चाहते हो तो आपने क्या मेथड इसमें लगाना है वो आपको बता दूंगा। तो पहले इसमें हम ध्यान से देख लेते हैं भाई सभी हमारे कंपोनेंट्स सही है, कोई बर्न तो नहीं है, ये हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं। इस सेक्शन में, इस सेक्शन में और इस सेक्शन में सभी कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। अचानक से अभी मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ जला हुआ है, जला है या फिर जो भी हुआ है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पता नहीं ऐसे धब्बा जैसा लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जला हुआ है। कोशिश करते हैं देखने की, और यहाँ पर कुछ टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। ये हमारी कोल्ड टेस्टिंग हो रही है, अभी इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं दी है। अगर आप लोग नए मैकेनिक हो तो कोल्ड टेस्टिंग ही करना, हॉट टेस्टिंग मत करना, यानी कि वोल्टेज देके टेस्टिंग मत करना, इसमें आपको करंट लगने का खतरा हो सकता है। अगर आप सीखना चाह रहे हो तो वो भी बिना किसी कोर्स के, हम तो सिर्फ मेथड बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल आपको खुद करना है। कोल्ड टेस्टिंग कीजिए, वो बेहतर रहेगा। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी या फिर बजर की रेंज में रख लिया। मल्टीमीटर कोई सा भी हो उसको बजर की रेंज में रखो, और सभी कंपोनेंट वहाँ पर टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर इसी कंपोनेंट पे पहले लगा लेता हूँ, इसी डायोड पे लगा लेता हूँ। तो डायोड कोई शॉर्ट आउट तो नहीं बता रहा है, ठीक है, डायोड तो ठीक है। इस डायोड को भी हम चेक कर लेते हैं। ये डायोड भाई, ये डायोड शॉर्ट बता रहा है, ये वाला, ये डायोड क्यों शॉर्ट बता रहा है? एक्चुअली ये डायोड शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 2 पॉइंट ट्रांसफॉर्मर के और ये पॉइंट ट्रांसफॉर्मर के हमेशा कंटिन्यूटी देते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से। तो यहाँ पर डायोड ये वाला शॉर्ट नहीं है। अगर कभी आपको लगता है तो इसको उखाड़ के चेक कर लेना, या फिर बाहर निकाल के चेक कर लेना। असल में ट्रांसफॉर्मर की बनावटी कुछ ऐसी होती है कि ट्रांसफॉर्मर के 2 टर्मिनल में हमेशा हमें कंटिन्यूटी बीप सुनाई देती है। बजर की रेंज पे चेक करना, ऐसा प्रतीत होता है कि ये शॉर्ट है, बट ये शॉर्ट नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर जो लगा हुआ है, ये चोपर लगा हुआ है या एसएम ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेक्शन में 4 लेग होती हैं और सेकेंडरी सेक्शन में उतनी ही लेग होती है जितना आउटपुट करना होता है उसे। तो प्राइमरी सेक्शन में जो 4 लेग होती है, 2 हमारी फीडबैक के लिए लगी होती हैं, 2 हमारी मेन इसमें कॉइल होती हैं। तो 2-2 के जो पेयर्स होते हैं हमेशा कंटिन्यूटी वो बताते हैं। अगर आप किसी भी ट्रांसफॉर्मर में देखोगे तो वो भी बताएगा, इन दोनों में जैसे कंटिन्यूटी आ रही है तो इन दोनों में वैसी कंटिन्यूटी आती है। इनके साथ में इनमें नहीं कोई कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर भाई सप्लाई बन क्यों नहीं रही है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर बात है। तो एक बार मैं सभी कंपोनेंट्स को बेसिक तौर पर टेस्ट कर लेता हूँ। जो यहाँ पर 0-0 और 3R 1R 2R वाले रजिस्टर होते हैं ना, उनमें हमेशा कंटिन्यूटी मोड में आपको कंटिन्यूटी बीप सुनाई देगी, क्योंकि वो बहुत कम वैल्यू के रहती है। 3 ohms 0 ohms के रहते हैं। ये देखिए 0-0 3R ये लगे रहते हैं ना, इनके आपको कंटिन्यूटी बीप आएगी। इस तरीके से चेक कर लेना। बाकी हम ट्रांसफॉर्मर की इस तरफ की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर हमारा सेकेंडरी सेक्शन पे भी सही है, प्राइमरी सेक्शन पे भी सही है। तो यहाँ पर क्यों आखिर ये दिक्कत आ रही है, इसका हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारी आईसी है, आईसी को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। आईसी को भी चेक कर लेते हैं। तो आईसी यहाँ पर इस तरीके से लगी हुई है। आईसी के ये 4 लेग हैं और इस तरफ की 4 लेग हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। आईसी ही भाई खराब है, इसमें कंफर्म हो गया, आईसी ही खराब है। इसमें आप देखेंगे, ये देखिए आईसी के इस तरफ की लेग और सामने की लेग में कंटिन्यूटी बीप आ रही है, देख लो। एक सेकेंड, इसमें नहीं आ रही, इसमें आ रही है। ये देखो 1 2 3 1 2 3,
इसमें ये आमने सामने की लेग आईसी में शॉर्ट हुई है। एक बार हम ऑप्टो कपलर को भी चेक करेंगे, ये वाले को। ऑप्टो कपलर को चेक करने पर कुछ रीडिंग दे रहा है। यहाँ पर भाई चेक करने पर मुझे एक जगह और शॉर्टिंग मिली है, वो इस कैपेसिटर पे मिली है। इस कैपेसिटर में भी शॉर्टिंग आ रही है, इस कैपेसिटर के पॉइंट्स पे भी शॉर्टिंग आ रही है। ये देखिए, पहले एक बार मैं इस कैपेसिटर को बाहर निकाल लेता हूँ। अगर लास्ट में शॉर्टिंग ऐसी बनी रही तो समझ लेना हमारी आईसी की प्रॉब्लम है। भाई आईसी को भी निकाल के एक बार देख लेंगे। तो कैपेसिटर हमने निकाल लिया है, अब इसके पॉइंट्स पे चेक करेंगे। अभी भी शॉर्टिंग बरकरार है, यानी कि अब हम लास्ट में एक ही चीज़ को चेक करेंगे, भाई आईसी को निकाल के हम अलग कर लेंगे। फिर हम जहाँ जहाँ पे शॉर्टिंग हमें मिल रही है वो देखेंगे कि अभी मिल रही है या फिर नहीं। तो अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि हमारी आईसी बाहर निकालनी पड़ेगी। अगर आईसी निकालने के बाद इन जगहों से शॉर्टिंग चली जाती है तो समझ लेना हमारी आईसी की प्रॉब्लम है, और आईसी की लेग भी हम टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आईसी को निकालेंगे और आपको विकल्प बता दूंगा मैं किस तरीके से चेक करना रहेगा। माफ कीजिए, किस तरीके से हमने आईसी अगर नहीं मिल रही तो किस तरीके से हमने इसको ऑन करना रहेगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो फटाफट से मैं इस आईसी को बाहर निकाल लेता हूँ। तो फाइनली आईसी को हमने डिसोल्डरिंग कर लिया है डिसोल्डरिंग पंप की हेल्प से। तो ये रहा इसकी आईसी। अब हम इस कैपेसिटर के पॉइंट पे टेस्ट करेंगे जहां पर हमें शॉर्टिंग मिल रही थी। अब क्या स्थिति है इसको देखते हैं। इसकी शॉर्टिंग पूरी तरीके से निकल चुकी है। तो इस आईसी में प्रॉब्लम होने की वजह से ये पॉइंट शॉर्ट हो रहे थे। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार आईसी अंदर से खराब है, शॉर्ट है, तो इसमें फ्यूज उड़ जाना चाहिए या रेक्टिफायर जल जाना चाहिए। असल में ऐसा नहीं होता है। जो आईसी के मेन पॉइंट्स होते हैं वो शॉर्ट नहीं है, जो आईसी के अदर पॉइंट्स हैं जो दूसरी जगह से कनेक्टेड हैं वो शॉर्ट हैं। क्योंकि आईसी के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अगर आप ट्रैक करें तो देखिए, ये देखिए यहाँ से वोल्टेज आ रही है, यहाँ पर आ रही है, इसके बाद यहाँ जाके इस आईसी के इस पॉइंट पर आ रही है। यहाँ से ये बीच में आपको दो प्रोटेक्ट करने के लिए 3 ओम्स के रजिस्टर मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमारी नेगेटिव आई रेक्टिफायर से इस कैपेसिटर से होते हुए फिल्टर होके, और इसके बाद चलेगी यहाँ पर ये एक ट्रैक आ रहा है इस फ्यूज से होते हुए आईसी के इस पॉइंट पर आ रहा है, और दूसरा ट्रैक आ रहा है यहाँ पर, ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है और यहाँ पर आ रहा है। देखिए इधर पे ये मे बी नेगेटिव का ही है कैपेसिटर का, हाँ नेगेटिव का है, और ये पॉजिटिव जा रहा है यहाँ पर, यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है कैपेसिटर में, उसके बाद इस रजिस्टर के होते हुए इधर के बाद फिर यहाँ से इधर से कनेक्टेड है, मे बी माफ कीजिए इस पॉइंट पे। तो इन दोनों पॉइंट्स आपस में, ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स हमारे शॉर्ट नहीं थे। यानी कि अगर हम आईसी का दिखाएं तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे शॉर्ट नहीं होते हैं, नहीं थे, माफ कीजिए। ये देखिए ये दोनों पॉइंट्स हमारे शॉर्ट नहीं थे। अगर ये दोनों पॉइंट्स हमारे शॉर्ट हो जाते गलती से तो यहाँ पर या तो ये रेक्टिफायर हमारा ख़राब हो जाता, या ये कैपेसिटर फट जाता, या फिर ये फ्यूज जल जाता। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे शॉर्ट नहीं थे। शॉर्ट हमारे कौन से पॉइंट्स थे हम एक बार यहाँ पर चेक करेंगे। ये रहा माइनस का और ये रहा प्लस का। तो प्लस के साथ कोई शॉर्ट था या फिर किसी अदर पॉइंट के साथ शॉर्ट था, ये अभी हम चेक करेंगे। ये देखिए ये वाला शॉर्ट था, ये देखो, ये देखो एक सेकेंड, ये वाला शॉर्ट था हमारा। प्लस के साथ ये दोनों एक ही है में भी, ये दोनों शॉर्ट थे। तो ये दोनों शॉर्ट थे इसीलिए यहाँ पर फ्यूज नहीं उड़ा। तो ये हमारी आईसी भाई निकल गई है। अब हम यहाँ पर इस आईसी का नंबर आपको दिखा देते हैं। अगर आपको आईसी मिलती है किसी कंडीशन में, अगर आपकी आईसी फट जाती है तो आईसी का नंबर लिख लो या नोट कर लो। अगर आपको इस नंबर की आईसी मिल जाती है तो भाई आप आईसी लगा लेना, आपका सप्लाई टनाटन चलने लगेगा। अगर आपकी कंडीशन में अगर फ्यूज भी जला हो तो रजिस्टर भी जला हो तो 10 ओम्स का रजिस्टर लगा लेना। देखते हैं यहाँ पर कितने ओम्स का लगा, इसे कलर कोडिंग से आप लोग ज्ञात कर लिए होंगे, फिर भी आप यहाँ पर देख लो 15 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर 15 ओम का रजिस्टर या फिर 30 ओम्स तक का कोई से भी रजिस्टर लगा के आप इस सप्लाई को चालू कर लेना। ठीक है, नई आईसी लगा के रजिस्टर लगा के चालू कर लेना। तो ये देखिए आपको मैंने फॉल्ट तो बता दिया। अब यहाँ पर हमारे पास आईसी अगर नहीं है, अच्छा पहले आप ये कमेंट करके बताओ कि आपको आईसी का नंबर दिख गया कि नहीं। आईसी का नंबर कमेंट करके बता देना आप। आईसी का नंबर, वैसे आईसी का नंबर बीच वाला है, सर्च कर लोगे तो इससे रिलेटेड आपको सभी
चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। ये आईसी का नंबर है, मिल जाता है तो लगा लो। अगर हमें आईसी नहीं मिल पाती है तो अब हमें करना क्या है, इसका भी एक सॉल्यूशन है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हमें आईसी नहीं मिल पाती है तो हम इस वाली सप्लाई को इसके साथ में जोड़ सकते हैं। इस सप्लाई में हमें सभी वोल्टेज मिलती हैं जो उसको चाहिए होती हैं, यानी कि इसको 3 या 5 वोल्ट चाहिए रहती है ऑन करने के लिए। मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पर आप ध्यान दो, आपको सभी चीज़ें क्लियर पता चलने लगेंगी। तो ये ट्रांसफॉर्मर है, इसके बाद जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स दिख रहे हैं सभी को आपने ध्यान से देखना है। डायोड्स को देख लेना है, पॉइंट्स को ना देखें, बल्कि डायोड को देख लें। तो 1 2 3, वैसे तो 4 डायोड है, 3 डायोड का काम यहाँ पर रहता है और चौथी डायोड यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में है। और डायोड का नंबर भी अगर आप पढ़ें तो ये सभी हमारी शॉर्ट की डायोड होती हैं। शॉर्ट की से मेरा मतलब है यहाँ पर हमारी ये रिकवरी डायोड होती हैं, ये डीसी डायोड के अंतर्गत आती हैं और सप्लाई के सेकेंडरी सेक्शन में लगती हैं, याद रखना। तो ये वाली डायोड नहीं थी जो हमारी नॉर्मल इसमें लगती है। तो ये डायोड जो हमारी 4007 जो डायोड होती है, जो बड़ी वाली डायोड आपने देखी होगी ना, ये 4007 जो रेक्टिफायर में इस्तेमाल होती है, ये वाली, ये डायोड अलग होती हैं और सेकेंडरी सेक्शन में ये डायोड्स सभी अलग होती हैं। तो ये डायोड हमारी रेक्टिफायर डायोड होती हैं और ये हमारी डीसी डायोड्स होती है जो रिकवरी इसमें सेकेंडरी सेक्शन में इस्तेमाल होती हैं। तो अब इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है ना, सभी के सभी हमारे एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पर सभी डायोड्स में अलग अलग नंबर लिखे हैं, तो जिस भी डायोड में M7 नंबर लिखा है उस डायोड को आपने छोड़ लेना है। बाकी इनमें SS US इस तरीके से लिखा होगा, उन डायोड्स को पकड़ना है। और जिन डायोड का जो एनोड पॉइंट होता है, जो लकीर वाला पॉइंट होता है, वो नीचे की ओर को होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर की पॉइंट से नीचे को, उनको आपने पकड़ना है। तो यहाँ पर अगर मैं वैसे बहुत ज़्यादा जूम करके भी दिखा पा रहा हूँ तो नहीं दिख पा रहा, फिर भी आपको बता दूँ। तो यहाँ पर 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर इन डायोड्स में नीचे की ओर को है। तो यहाँ पर 1 2 3 इन डायोड्स का ही हमारा मेन काम है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, एक पॉइंट में हमने 5 वोल्ट देना है, एक डायोड में हमने 5 वोल्ट देना है, एक में हमने 22 वोल्ट देना है, एक में हमने 12 वोल्ट देना है। तो किस में हम 5 वोल्ट दें, किस में हम 12 वोल्ट दें, किस में हम 22 वोल्ट दें, ये बड़ा कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों में रहेगा। तो ध्यान दो, जिसमें हमने आपको बताया सबसे पहली डायोड हमारी 5 वोल्ट वाली है, जिसको अभी हमने चेक करा था ना, जिसको हमने कार्ड ऑन करने के लिए। तो कार्ड को ऑन करने के लिए 3 वोल्ट से 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो इस डायोड के इस पॉइंट में आप डाल दोगे 3 वोल्ट। इस सप्लाई से उस 3 वोल्ट वाली वायर को, या 5 वोल्ट वाली वायर का, चलिए 5 ही वोल्ट लेना, 3 वोल्ट में काफ़ी बारी ऑन नहीं हो पाता है, तो 5 वोल्ट, इसमें एक जगह 5 वोल्ट आपको मिल रही है। जिस भी वायर में 5 वोल्ट मिल रही है उस वायर को उठा के आप इस डायोड के इस वाले सेक्शन में, यहाँ पर देखिए, उधर मत जोड़ लेना वरना यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। इस डायोड के यहाँ पर, या तो इस डायोड को इस तरीके से निकाल के बाहर कर लो और डायोड के इस पॉइंट में आप 5 वोल्ट वाली तार को जोड़ लेना। इसके बाद आती है हमारे 22 वोल्ट और 12 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पर 22 और 12 वोल्ट किस में है, ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखोगे, तो यहाँ पर इस पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पर इस ट्रैक से जाते हुए आगे एक जगह पे, इसी ट्रैक में आगे LNB लिखा हुआ है। तो LNB के लिए हमेशा 22 वोल्ट जाती है, याद रखना। तो LNB के लिए ये वाली डायोड LNB के लिए हमारी सप्लाई यहाँ पर जा रही है। तो इस डायोड में हमने 22 वोल्ट या 20 वोल्ट जो भी आपके इस सप्लाई में मिल रही है, 20 या 22 जो भी वोल्ट मिल रही है, इस डायोड के इस तरफ में आपने जोड़ लेना है उस वायर को। अब आती 12 वोल्ट की बारी, तो यहाँ पर आपने 12 वोल्ट जोड़ लेना है, जो कि हमारे साउंड सेक्शन के लिए और वर्टिकल चैनल के लिए होता है। तो यहाँ पर आप उसे जोड़ लेना। चलिए, ये 3 चीज़ आपको क्लियर करवा दी, 5 वोल्ट, 22 वोल्ट, 12 वोल्ट। या तो इन दोनों में 12 भी दोगे तो भी चल जाएगा, बट जो ट्रेडिशनल तरीके से रहता है इसमें 5 वोल्ट 22 वोल्ट दे ही देना, तब जाके आके प्रॉपर्टी चैनल चलेंगे। तो अब काफ़ी लोग सोचेंगे यार यहाँ पर हमने ये कनेक्शन तो कर लिया, लेकिन इसके लिए स्पेस होगा कि नहीं। होता है, इस डब्बे में काफ़ी स्पेस होता है। इस तरीके से अगर मैं इसको रखूं तो इस जगह पे काफ़ी स्पेस, या फिर इस जगह पे काफ़ी स्पेस मिल जाता है। वो आपको खुद बनाना रहेगा स्पेस, अगर आपको ये जोड़ना है तो। अगर नहीं जोड़ना है तो एक और तरीका है, एक डीसी सप्लाई आती है, छोटी सी डीसी वाली सप्लाई आती है, आप उसमें डीसी सप्लाई जोड़ सकते हैं। इससे भी छोटी होती है, बिल्कुल छोटे साइज में होती है डीसी वाली, तो उसमें इसको इधर पे लगा के जोड़ लेना। डीसी सप्लाई कैसी होती है वो आपको बता दूंगा। वो 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। उसका एक वीडियो वैसे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस डीसी सप्लाई के बारे में आप पढ़ लेना। उसका साइज बहुत छोटा रहता है, इसमें आसानी से कॉर्नर पे वो आ जाएगी। उसमें भी आपको 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 22 वोल्ट एक जगह देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको दे देना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे किस तरीके से जोड़ना है। सभी चीज़ें डिटेल से मैं बता देता हूँ और आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे।
तो ऐसे हमने निकाल लिया, ऐसे निकाल ही लीजिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर शॉर्टिंग वोटिंग का इश्यू आएगा। तो अगर आप इस सप्लाई को जोड़ रहे हो तो फिर यहाँ से ये दोनों वायर इस तरीके से कट कर लेना। आप इस तरीके से इस वायर को कट कर लेना और इन दोनों वायर को आप यहाँ पर इस तरीके से जोड़ लेना, और ये इस तरीके से इसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि हमने इसको ऑन करना है और यहाँ से हमने जो वोल्टेज है इसको देनी है। इसका हमारा प्राइमरी सेक्शन डेड पड़ गया, प्राइमरी सेक्शन हम इधर से ले रहे हैं, इधर से वोल्टेज इसको दे रहे हैं और ये हमारा कार्ड को चालू करेगा। अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो, नहीं तो नया लेना चाहते हो तो नया ले लेना, बाकी आपको सजेशन दे रहा हूँ। आईसी मिल जाती है तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है, आईसी मिल जाती है तो और भी बढ़िया आपके यहाँ रहेगा। और आपके यहाँ सप्लाई का प्राइस कितना है बताना ज़रूर। पहले स्टेप में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस वायर को इस की हेल्प से यहाँ पर सप्लाई में कनेक्शन दे दिया। इस सप्लाई में हमें सभी प्रॉपर वोल्टेज मिल रही कि नहीं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ट्रिक आप कर सकते हैं, जिन जिन ने पहले करा है उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, जिन जिन ने नहीं करा देख लेना। यहाँ पर ये रहा अपना 5 वोल्ट और ये रहा 24 वोल्ट। 24 की जगह यहाँ पर 1 सेकेंड 200 पर करेंगे तब जाके दिखाएगा। ये रहा 24 की जगह अक्सर 21 वोल्ट दिखने को मिलता है, तो कोई बात नहीं, 21 भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ये एलएनबी सेक्शन के लिए होता है। और ये रहा हमारा 12 वोल्ट, 12 की जगह 15 दिखाता है, इसको इग्नोर कीजिए। बट लोड पे आते ही वोल्टेज अपने आप कम हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा वोल्ट आपको दिख रहा है। तो इसमें सभी वोल्टेज बिल्कुल सही है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर एक वायर लेनी है, वायर लेनी है और यहाँ पर 5 वोल्ट 24 वोल्ट 12 वोल्ट से एक वायर निकालनी है। देख लेना, ये 5 वोल्ट से हमने वायर उठाई है इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट के थोड़ा ऊपर हमने सोल्डिंग कर लिया है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऐसा आप करिएगा अगर आपको आईसी नहीं मिलती है तो। ये 5 वोल्ट वाली वायर है और दूसरी वायर पे हमने 12 वोल्ट पे देना है। 12 वोल्ट कहाँ पे मिल रही है हमें, माफ़ कीजिए, हम सीरियल वाइज चलेंगे, 24 वोल्ट को पकड़ेंगे। तो तीसरे पॉइंट पे 24 वोल्ट मिल रहा है, तो 24 वोल्ट के लिए हम इसको इसके तीसरे पॉइंट पे इस वायर को सोल्डिंग कर लेंगे। 5 वोल्ट, इसके बाद भी ये ग्राउंड का रहता है, ये 24 वोल्ट का रहता है, इसको हम इधर पे जोड़ लेंगे इस तरीके से। ये आइडिया कैसे लगा कमेंट करके बताना। इसके बाद आती है 12 वोल्ट की बारी। 12 वोल्ट 24 के जस्ट बाद में है, यानी कि चौथे पॉइंट पे, यहाँ से चौथे नंबर की पिन पे 12 वोल्ट हमें मिल रही है, तो उस पर हम इसको जोड़ लेंगे। ये देख लो, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर हमें खाली जगह जहाँ पर मिली वहीं से हम सोल्डिंग कर लेंगे, यानी कि यहीं से हम कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर से हमने इसको सोल्डिंग कर लिया है, एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब एक और वायर ले लेंगे जो कि हमारी ग्राउंड के लिए काम करेगी, या फिर आप समझिए नेगेटिव के लिए काम करेगी। तो ये वाली वायर मैं ग्राउंड के लिए ले लूँगा। सभी वायर सेम कलर की हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, बाकी अलग अलग कलर की वायर बाद में आप इस्तेमाल कर लेना। तो यहाँ पर जिसमें जी लिखा हुआ मिल रहा है आपको पॉइंट पे, उसमें आपने इसको सोल्डिंग कर लेना। यहाँ से दूसरे नंबर की पिन, यहाँ से दूसरे नंबर की पिन ग्राउंड की रहती है, तो ये खाली पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, यहीं से हम इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। देखिए, सोल्डिंग कर लिया है। अब सभी में एक बार मैं वोल्टेज फिर से चेक कर लेता हूँ, प्रॉपरली वोल्टेज मिल रही कि नहीं, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड की है, इसमें हम मल्टीमीटर को इस तरीके से अटैच करेंगे और एक एक करके हम सभी में चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें चेक करते हैं क्या हमें 5 वोल्ट मिल रही है। 5 वोल्ट मिल रही है, इसमें चेक करेंगे। ये 12 वोल्ट वाला है, 14 दिखाएगा, नो प्रॉब्लम। और ये 22 वोल्ट वाला 21 समथिंग इसमें दिखाना चाहिए, वही 19 से 21 समथिंग दिखा रहा है, ठीक है। सभी वोल्टेज हमारी प्रॉपर बन रही है। अब यहाँ पर हम जोड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर की जो डायोड है उसमें हमने 3 से 5 वोल्ट तक हमने देनी है, तो हमें यहाँ से 5 वोल्ट मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट वाले पहले पॉइंट को उठा लेते हैं। तो 5 वोल्ट हमें इस वायर पे मिल रही है, तो हम इसको इस डायोड पे लगा लेते हैं, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद ये हमें 22 वोल्ट देनी है, या 22 तो यहाँ पर मिल नहीं रही, 19 करीब देनी है। तो 19 यहाँ पर किस में मिल रही है, यहाँ पर तीसरे नंबर की पिन पे। तो इस डायोड के इस तरफ को हम इसको जोड़ लेंगे। अब मिल रही है हमें 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट इसी पे मिल रही है। कंफर्म कर लीजिएगा, हमेशा जब भी आप काम करें तो कंफर्म जरूर कर लेना, सेम कलर कोड अगर आप काम करें तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। और ग्राउंड के लिए या नेगेटिव जो हमारी आ रही है उसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर। ये जितने भी कैपेसिटर आपको सेकेंडरी सेक्शन में दिख रहे हैं, सभी का जो नेगेटिव है वो
एक ही रहता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर का जो नेगेटिव है वो हमारे इधर से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर आप देख लो सप्लाई के इधर से, या फिर किसी भी एक कैपेसिटर के आप नेगेटिव से जोड़ लो। अगर आप देखोगे तो सभी कैपेसिटर का नेगेटिव एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सभी कैपेसिटर का नेगेटिव एक दूसरे से जुड़ा रहता है। आप क्या करोगे, यहाँ पर किसी भी कैपेसिटर के नेगेटिव में आप इस ग्राउंड वाले को जोड़ लोगे, बस हमारा काम हो चुका है। इसको ऑन करता हूँ और सामने आप इसके देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। अब अगर आपको टीवी से कनेक्ट करके दिखाऊं तो देख लीजिएगा। अभी एक सेकंड, पहले तो इस तरीके से रख लेता हूं, उसको टीवी से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैंने पूरा सेटअप कर लिया है और ये रही भाई टीवी की स्क्रीन। HR ब्रांड का हमारा सेटअप बॉक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने अभी LNB नहीं जोड़ी है, एक सेकेंड LNB जोड़ लेता हूँ, और चलिए। और सामने अभी तो नो सिग्नल आ रहा है, मे भी स्कैन वगैरह करना पड़ सकता है क्योंकि नई सप्लाई लगाई है, स्कैन करना ज़रूरी होगा। मेनू में जाता हूँ और एक सेकंड में इसमें इंफॉर्मेशन में देख लेता हूँ LNB हमारी कनेक्ट है कि नहीं इसमें। ओके, तो LNB यहाँ पर कनेक्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये LNB का रहता है, ये सिग्नल का रहता है। सिग्नल अभी नहीं है क्योंकि अभी हमने स्कैन नहीं मारा हुआ है, क्योंकि रिफ्रेश दोबारा से स्कैन मारना बहुत ज़रूरी नई सप्लाई लगाने के बाद। तो मेनू में जाते हैं, इसको स्कैन मार के मैं छोड़ दूंगा। इसको हम इसमें मे भी प्रोग्राम सेटअप पे जाना पड़ेगा, प्रोग्राम सेटअप, ओके, ऑटो स्कैन इस पे छोड़ना है। बाकी स्कैन हो रहा है, इसमें टाइम लग जाता है क्योंकि ये वाली जो HR में मैंने बहुत बार देखा कि यार इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम स्कैन लेने में लगता है। देखते कितना टाइम लगता है, बाकी ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर दूंगा। तो ये है भाई पूरी प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने सेटअप बॉक्स को रिपेयर कर सकते हैं। चलिए इसको छोड़ देता स्कैन होने के लिए, अगर जल्दी हो गया तो इस पार्ट को भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, HR के जो दूसरे सेटअप बॉक्स होते हैं ना, उन सेटअप बॉक्स को भी इसी तरीके से सप्लाई लगाकर आप जिंदा कर सकते हो बिना IC के। यहाँ पर IC नहीं लगी, आप देख सकते हैं। हमने इसमें इस तरीके से इसको ऑन कर लिया है। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और एक वीडियो और मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, HR ब्रांड का जो दूसरा सेटअप है उसको में भी यही तरीका आप कर सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख के सीख सकते हो। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।